Diseases of myocardium. Myocardial disease. Myocardial disease. इनको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। Dilated cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, और थर्ड नंबर पे आती है restrictive cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy। कार्डियोमायोपैथी यानी ये डायरेक्ट जो है मायोकार्डियम है उसकी डिजीजेज है, यानी इसमें कोई इस्कीमिया का चक्कर नहीं है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा, वेंट्रिकल के चैम्बर जो बहुत ज्यादा डायलेट कर जाएंगे। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा, वेंट्रिकल के चैम्बरों की हाइपरट्रॉफी होगी। और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा, वेंट्रिकल के चैम्बर जो है वो रिलैक्स नहीं कर सकते। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसमें होगा कि फॉर एग्जांपल हार्ट इस तरह हो जाएगा बालून लाइक, और इस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि माइट्रल और ट्राइकुस्पिड वाल्व जो है वो रिगुर्जिटेट कर जाए। और इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी में ये ड्रग्स यूज़ करने के रिजल्ट में हो सकती है, डॉक्सोरियोबिसिन ड्रग। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन के रिजल्ट में हो सकती है, डायरेक्ट जो मायोकार्डियम की वाल है उसकी वायरल इन्फेक्शन हो जाए। माइकोप्लाज्मा की इन्फेक्शन के रिजल्ट में हो सकते हैं माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, रिकेट्सिया बैक्टीरिया उसके रिजल्ट में हो सकती है रिकेट्सिया। कंजेनिटल रूबेला इन्फेक्शन के रिजल्ट में हो सकती है, पोस्ट पार्टम हो सकती है, यानी डिलीवरी होने के बाद क्या, ये इसकी यानी इटियोलॉजी है। वॉल्यूम ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड जब हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं, वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, कंजेस्शन जब होना शुरू हो जाएगी। और वेंट्रिकल के मतलब, लेकिन ये क्या करते हैं, ये मोस्टली जो है कंजेनिटल होते हैं, ये जो जेनेटिक्स के साथ रिलेटेड होते हैं, फैमिली में चलता है पूरा, लेकिन ये इसके पॉसिबल जो है एटियोलॉजी होती है। पैथोजेनेसिस क्या होगी, वेंट्रिकल के जो चैम्बर हैं वो बहुत ज्यादा ही डायलेट कर जाएंगे, और जब डायलेट कर जाएंगे तो इनके अंदर एक होता है प्रोसेस कंप्लायंस एंड इलास्टिसिटी। तो चैम्बर की कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, यानी चैम्बर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, और जब स्ट्रेच हो जाएंगे तो इलास्टिक नहीं रहेंगे, और क्या होगा, स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक जब वेंट्रिकल के चैम्बर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे तो वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट में प्रॉब्लम होगी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। ब्लड चैम्बर के अंदर कम्युलेट होता जाएगा, लेकिन जिस वक्त ये पंप करेंगे तो एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड पंप नहीं होगा, और रिजल्ट सारा का सारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला हो जाएगा। लंग्स के अंदर कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा ब्लड, और लोअर यानी प्रीटिबियल एडिमा, पेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। मोस्ट कॉमन का जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की रीजन है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। समझा क्या, कोई प्रॉब्लम? इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और चेस्ट एक्सरे। ईसीजी में क्या होगा, जब वेंट्रिकल के चैम्बर बहुत ज्यादा डायलेट कर जाएंगे तो उसमें एक्टोपिक बीट स्टार्ट हो सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन ये आ सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर चैम्बरों के साइज बड़े आएंगे, हार्ट का शेडो जो है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के अंदर 50% से कम आना चाहिए, लेकिन इसमें हार्ट जो है बड़ा हो जाएगा, कौ हार्ट हो जाएगा गाय की। और इकोकार्डियोग्राफी के अंदर जो चैम्बर की लेंथ है, जो चैम्बर की थिकनेस है, और चैम्बर का जो डायामीटर है, ये सारा मेजर होगा, तो उसमें ये नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये पहली डिजीज है। सेकंड नंबर पे आती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी वेंट्रिकल के चैम्बर की भी हो सकती है, और सबसे जो
प्रॉब्लम वाली है वो होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की। अगर वेंट्रिकल के चैम्बर की हो तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डायस्टोलिक कंप्रोमाइज होगा। अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में डायस्टोल का प्रॉब्लम होता है, वेंट्रिकल फुली फिल नहीं हो पाते। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में डायस्टोल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें सिस्टोल का प्रॉब्लम होता है। ये इन दोनों में कंपैरिजन के लिए याद करना, यानी इसमें चैम्बर जो है आउटसाइड भी बढ़ रहे हैं साइज में और इनसाइड भी, और सही अच्छी तरह फिल ही नहीं हो पाते हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, चैम्बर बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है और वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर पेशेंट को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, और ये जो है एथलीट के अंदर जो डेथ की कॉमन काज है, जो फुटबॉल खेलते हुए या पेशेंट गिरता है और डेथ हो जाती है, उसमें क्या होता है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है एसिमेट्रिकली अबनॉर्मली तौर पे बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, और जिस वक्त एक्सरसाइज होगी उस वक्त हार्ट की कंट्रैक्शन की फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इस एरिया से निकलता है एओर्टा, और जब फोर्स बढ़ेगी और ये एरिया बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, एओर्टिक वाल्व को आगे से ब्लॉक कर देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को नहीं मिलेगा, दूसरी बॉडी को नहीं मिलेगा, पेशेंट उधर ही गिरेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और इसकी इटियोलॉजी 60% केसेस में ये जेनेटिकल होता है, जेनेटिकल यानी फैमिलीज में होता है। और अगर फादर की इस तरह डेथ हुई है तो उसके जो बच्चे हैं उनको भी चेक करना चाहिए पहले ही कि उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और बाकी जो 40% होते हैं वो स्पोरेडिक केसेस होते हैं, यानी किसी में भी हो सकती है, ये लाजमी नहीं है कि जेनेटिक में हो। 60% केसेस में जेनेटिक में आएगी और कुछ जो है वैसे भी आ सकता है स्पोरेडिक, सही है। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, मोस्टली जो पर्सन है इस किस्म का वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, पहले उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब प्रॉब्लम होगी या तो उसकी डेथ होगी, अगर यानी हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है और सीवियर फॉर्म में है। अगर माइल्ड फॉर्म में है तो उस पेशेंट को उधर एंजाइना स्टार्ट होगी, सिनकोपी हो सकती है, यानी वैसे बेहोश गिरेगा और डेथ नहीं होगा अगर हाइपरट्रॉफी लेस अमाउंट में है, ठीक है। उसके बाद वीकनेस होगी, फटीग वगैरह होगा, तो ये इसके क्लिनिकल फीचर है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन में इसमें अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड यूएसए। उसके बाद क्या करना है, अल्ट्रासाउंड। सेकंड नंबर पे क्या करना होता है, ईसीजी करवा लो। ईसीजी में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है तो वो शो हो जाएगी, लेफ्ट साइड की डेविएशन हो जाएगी, उसमें लीड नंबर V5 V6 के अंदर आर वेव बड़ी होगी। अगर राइट वाली है तो लीड नंबर V1 V2 के अंदर आर वेव बड़ी होगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जरूरत पड़े तो चेस्ट एक्सरे करवा लो, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड है। इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए फौरी रिलीफ करने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज करने होते हैं। बीटा ब्लॉकर एक तो हार्ट रेट को स्लो कर देंगे और दूसरा हार्ट के अंदर ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, यानी वेंट्रिकुलर मसल की जो कंट्रैक्शन है उसको कम करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज किए जा सकते हैं, ये भी नेगेटिव आइनोट्रोपिक यूज करते हैं। और जो इनका बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, कैथीटर के जरिए इस एरिया की यानी सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। एक ये तरीका है, यानी फेमोरल आर्टरी से कैथीटर डाल के वो सीधा एओर्टा से पास करता हुआ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और इधर से काट के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जितनी ज्यादा हाइपरट्रॉफी होती है उसको रिमूव कर लो, एक तरीका है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि कैथीटर के जरिए इस एरिया में टॉक्सिन जो है उनको इंजेक्ट कर दो, वो टॉक्सिन ऑटोमेटिकली वहां पर नेक्रोसिस काज करेंगे, उस एरिया में स्कार बन जाएगा और टाइम पास करेगा, दोबारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नॉर्मल हो जाएगा। ये इसका मैनेजमेंट, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद फोर्थ लास्ट नंबर डिजीज है, थर्ड नंबर रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये बहुत कम होती है, लीस्ट कॉमन है कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि चैम्बर जो है वो साइज में नॉर्मल है, लेकिन जिस वक्त इसमें रिलैक्स करना होता है तो रिलैक्स नहीं करता और ब्लड फेल नहीं होता। और ब्लड फेल नहीं होता तो सिस्टोलिक भी फंक्शन कंप्रोमाइज होता है और डायस्टोलिक भी, दोनों।
डायग्नोस बिल्कुल सेम है सारा। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन था, ये अगर बच्चे के अंदर है तो उसकी ग्रोथ ही बहुत स्लो होगी, यानी वेट उसका गेन नहीं होगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी, बहुत जल्दी फटीग हो जाएगा, कलर जो है बॉडी का वो यानी पेल रहेगा इस तरह। और इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करवाओ, ईसीजी की जरूरत पड़े तो वो करवाओ, और ट्रीटमेंट इसका कोई खास नहीं है। इस पेशेंट में आर्टियोलो डायलेटर और वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी जो प्रॉब्लम आ रही है।